नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। कल हमने डिस्कस किया था प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में कि हम किसी भी जो प्रोसेस होती है हमारी 1 to 10, 1 to 20 कितनी भी, हम उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको प्रत्येक प्रोसेस को प्रत्येक रिसोर्स के साथ, मतलब एक एक प्रोसेस के साथ एक एक रिसोर्स चला के उसे किस तरह से वर्किंग करवाते हैं स्टार्ट टू एंड। और जब दो प्रोसेस के बीच की वर्किंग होती है तब उनके बीच में जो वेटिंग टाइम होता है, फिर जब उसको रिस्पॉन्स मिल जाता है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है, और मतलब प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव उसके जो टाइप बताए थे मैंने, उसको अलग अलग तरह से कैसे हैंडल किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे शेड्यूलर के बारे में। शेड्यूलर क्या होते हैं, मतलब जो हमने प्रोसेस में काम किया शेड्यूलिंग का, कि हम उसकी शेड्यूल बना दिया कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम में ये काम करेंगे, मतलब 10 सेकंड के बीच में एक प्रोसेस को अपना काम ख़त्म करना है। अगर वो अपना काम ख़त्म कर लेगी तो वो नेक्स्ट प्रोसेस को रिस्पॉन्स दे के उसको रेडी स्टेट पे ले आएगी। अदरवाइज उसको कहाँ करेंगे, हम थोड़े टाइम के लिए स्टॉप करके हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। मतलब एक प्रोसेस ने तो काम कर लिया, दूसरी जो वेट कर रही थी, अगर उसने 10 सेकंड का उसे टाइम मिला है, अगर उसने 10 सेकंड में वो काम नहीं किया और जब नेक्स्ट प्रोसेस जो वेट कर रही है फिर वो आ जाएगी रेडी स्टेट पे, और जो अपना काम ख़त्म नहीं कर पाई उसको हम एंड में हैंडल करते हैं। मतलब अगर कोई 2-3 प्रोसेस ऐसी है जो अपने लिमिटेड मिनिमम और मैक्सिमम जो भी आपका टाइम है उसमें वो अपना काम नहीं कर पाती, तो वो चली जाती है एक बार स्टॉप कंडीशन पे, और जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो वर्किंग स्टेट पे आ जाती है। तो जो ये प्रोसेस होती हैं उनको लास्ट में हैंडल किया जाता है, और उनकी जो एरर है या इंटरप्शन का किसी तरह से आया है उसको इम्प्रूव करके, रिमूव करके उसको फिर से वर्किंग स्टेट में लाके, रेडी स्टेट में लाके उसकी वर्किंग करवाई जाती है। अब शेड्यूलर क्या होते हैं, जो भी प्रोसेस होती है उनको हैंडल करने के लिए शेड्यूलर्स होते हैं। शेड्यूलर हर एक प्रोसेस को, हर एक रिसोर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग, उनके टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग हैंडल करते हैं। शेड्यूलर स्पेशल सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग तरीक़ों से प्रोसेस को संभालते हैं, उनकी जो प्रोसेस को निर्धारण टाइप करते हैं ना, उनको अरेंज करते हैं वो, कि किस तरह से हम उसको सॉफ्टवेयर के रूप में हैंडल कर सकते हैं और अरेंज करके उनसे वर्किंग करवा सकते हैं। इनका जो मुख्य कार्य जिसे बोलते हैं सिस्टम में जो प्रेजेंट की जाने वाली जॉब्स को चूज़ करना होता है, और ये तय करना होता है कि किस प्रोसेस को चलाना है। मतलब ये क्या करते हैं, सिस्टम में जो प्रेजेंट की जाती है जॉब्स उनको चूज़ करते हैं। मतलब हमने मल्टीपल प्रोसेस को रिकवर करना है या उनका काम वर्किंग करवानी है उनकी, तो उसको चूज़ करते हैं, और उसके साथ ही वो ये डिसाइड करते हैं कि हमने किस प्रोसेस को चलाना है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमने P1 से P10 तक प्रोसेस चलाई है तो ज़रूरी नहीं है कि P1 के बाद P2 आए, 3 आए, 4 आए, वो अलग अलग तरीके से भी चला सकते हैं। मतलब शेड्यूलर चूज़ करते हैं उनको। शेड्यूलिंग तो हो गई, शेड्यूलिंग क्या होती है कि हमने इतनी प्रोसेस चलानी है, इतनी टाइम लिमिट में चलानी है, और प्रत्येक प्रोसेस के साथ एक रिसोर्स चलानी है। और शेड्यूलर क्या होते हैं, ये हर एक प्रोसेस को मैनेज करते हैं कि किस प्रोसेस को कितने टाइम तक कैसे चलाना है और कौन से प्रोसेस को चलाना है। मैंने तो प्रोसेस दे दी 10, पर उसको चलाएंगे कैसे वो डिसाइड करेगा शेड्यूलर। पहले तो वो उस प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेगा, कितनी हमारी प्रोसेस हैं, 10 हैं, 20 है, सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने डिसाइड करना है, खुद चूज़ करेगा वो कि हाँ हमने इतनी प्रोसेस ली थी, अब उसको चूज़ करना है कि P1 के बाद P5 आएगी, P5 के बाद P7 आएगी, P7 के बाद P2 आएगी, P2 के बाद P10 आएगी, फिर P8 आएगी, P6 आएगी, P9 आएगी। मतलब शेड्यूलर डिसाइड करते हैं कि आपके पास जो मल्टीपल प्रोसेस हैं जो वर्किंग के लिए हैं उनको किस तरह से हम वर्किंग स्टेट में लाएंगे। टाइप्स ऑफ शेड्यूलर की बात करें तो 3 टाइप के शेड्यूलर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एंड मीडियम टर्म शेड्यूलर। ये तीनों शेड्यूलर क्या होते हैं, अपने अपने वे में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मतलब जो भी प्रोसेस है उन पे ये शेड्यूलर लगे होते हैं, और जिन पे जो शेड्यूलर लगा होता है, इनके जो 3 टाइप्स हैं लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम, वो उस तरीके से उस प्रोसेस को हैंडल करते हैं। अब हम बात करें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की, तो इसमें क्या होता है कि इसे जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। मतलब जो भी ये प्रोसेस होती है उसके साथ ही अटैच होने के कारण इसे क्या कहते हैं, जॉब शेड्यूलर भी कहते हैं। जो एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है वो ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम प्रोसेसिंग के लिए सिस्टम में भेजा जाएगा। कि मैंने
जो ये शेड्यूलर होते हैं वो एक प्रोग्राम प्रोसेसिंग के लिए जो भी हम सिस्टम में भेजते हैं, हमें कंप्यूटर से क्या काम करवाना है वो उस चीज़ को डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे इतने टाइम में कंप्यूटर से ये वाला काम करवाना है, तो इसको उसका शेड्यूल बना के ये शेड्यूलर उस चीज़ को हैंडल करता है कि हाँ हमने इस चीज़ को इतने टाइम में करवा के कंप्लीट करना है और सिस्टम में भेजना है। यह जो क्यू होती है, क्यू उसकी जो प्रोसेसिंग होती है उसको चूज़ करता है और उन्हें प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी में लोड करता है। हमारी जो क्यू होती है, क्यू मतलब एक के बाद एक जो भी चीज़ चलाते हैं तो वो क्यू में आ जाती है कि हाँ P1 के बाद 2 3 4 ये सब इनकी क्यू बन गई। क्योंकि जब एक चीज़ वर्क करती है और दूसरी वेट करती है तो वो क्यू में चलती है। लाइक हम एक बस का एग्जांपल ले लें, बस में लाइन लगी होती है, जब एक बंदा बैठ जाएगा तभी दूसरा एंटर करेगा, तब तक वो क्या करता है, वेट करता है एंट्री की, तब दूसरा जाएगा तो तीसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा तो चौथा आगे आएगा। तो इसी तरह से वेट और रेडी, फिर रनिंग, फिर रेडी, उसकी स्टेट चलती रहती है। उसी प्रकार से ये जो क्यू है इसमें भी प्रोसेस को चूज़ करते हैं और उनको प्रोसेसिंग के लिए मेमोरी में लोड करते हैं कि हाँ हमने ये चूज़ कर लिया कि इस प्रोसेस को वर्क करवाना है, फिर मेमोरी में उसका डेटा जाता है और उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। CPU शेड्यूलिंग के लिए मेमोरी में प्रोसेस लोड होता है। जो CPU शेड्यूलिंग होती है हमारी, जो हमारे जितनी भी प्रोसेस होती है उनके टाइम होते हैं, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसका थ्रूपुट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये सब क्या करते हैं, मतलब मेमोरी एलोकेशन होता है उसका। मतलब जो भी आप काम करते हो उसकी सबसे पहले क्या होती है, मेमोरी एलोकेशन। वो डेटा को मेमोरी में स्पेस देता है। हमने जो भी काम करना है, सिंपल आपने अगर एक प्लस भी करवाना है तो सबसे पहले क्या होता है, वो डेटा मेमोरी में जाके सेव होता है, क्योंकि हाँ उसकी कहीं ना कहीं स्टोरेज तो होगी, मेमोरी एलोकेट तो होगा उसको कि हाँ उसका मेमोरी में ये एड्रेस है और उसको वर्किंग करवानी है। इसी तरह से कोई भी डेटा है उसको सबसे पहले मेमोरी में एलोकेट करके फिर उसे CPU शेड्यूलिंग के द्वारा वर्किंग करवाई जाती है। अगर कुछ प्रणालियाँ जो होती हैं, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उपलब्ध या न्यूनतम नहीं हो सकते हैं, मतलब जो कुछ ऐसे वे होते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होते हैं वो अगर प्रेजेंट हैं या मिनिमम वो प्रेजेंट हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता है। जो टाइम शेयरिंग होते हैं कि हाँ इतने इतने प्रोसेस को टाइम शेयर किया होता है, तो उस सिस्टम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बताए थे मैंने आपको, उसमें जो टाइम शेयरिंग होता है उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म शेड्यूलर नहीं होता है। और जब एक प्रोसेस स्टेट न्यू से रेडी में बदलती है, मतलब एक तो प्रोसेस हमने स्टार्ट होने वाली है, वो स्टार्ट से जब रेडी में आ जाती है तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज़ होता है। मतलब पहले P1 फिर P2 जो हाँ न्यू थी, फिर से वो अगर वो वर्किंग स्टेट में आ गई तो वो किस में आ गई है, रेडी स्टेट में। तो जो वो न्यू से रेडी स्टेट में आती है तो वो उसमें क्या होता है, सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज़ होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की। इसमें क्या होता है, इसे CPU शेड्यूलर भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता था, जॉब शेड्यूलर, और इसे क्या कहा जाता है, CPU शेड्यूलर। मतलब इसमें जो CPU की वर्किंग स्टेट होती है उसके काम आते हैं। इसका जो मुख्य एम होता है वो जो उसकी जो सेटअप होता है, उसका जो मेजरमेंट होती है उसके अनुसार सिस्टम को प्रेजेंट करना होता है या प्रेजेंट को बढ़ाना होता है, इंक्रीज़ करना होता है। ये जो प्रोसेसिंग होती है वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जो चेंज होता है उसको शो करती है। जो CPU शेड्यूलर होते हैं उन जो प्रोसेसिंग होती है उनके बीच में एक ऐसी प्रोसेस को चूज़ करते हैं जो CPU को निष्पादित करने और उनमें से एक को शो करने या वर्किंग करवाने के लिए तैयार करता है। और जो मिनिमम जो डिस्पैचर होते हैं इन्हें उस नाम से भी, उस रूप में भी जाना जाता है। यह डिसाइड करते हैं कि आगे किस प्रोसेस को वर्किंग करवानी है और किसको नहीं। मतलब ये भी शेड्यूलर अगर हैं, शेड्यूलर कहीं भी नाम आ गया तो इसका मतलब तो हमें पता है कि यही डिसाइड करेंगे कि P1 के बाद P5 आएगी, P6 आएगी या P9 आएगी। तो मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि हम सीरीज से चलाएं, उसको डिसाइड करते हैं शेड्यूलर्स। शेड्यूलर डिसाइड करेंगे कि कौन सी प्रोसेस को पहले, जैसे पहले P3 चला ली फिर P1 चला ली, इसी तरह से भी वो डिसाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मीडियम टर्म शेड्यूलर। इसमें क्या है कि मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो एक स्वैपिंग का एक पार्ट होता है। स्वैपिंग क्या होती है, इंटरचेंज करना। लाइक A की वैल्यू B को दे दी, B की A को दे दी। हमने स्टार्ट किया, A को वैल्यू 10 दे दी, B को दे दी 20। अब उसको स्वैप कर दिया, मतलब इंटरचेंज कर दिया, तो B की वैल्यू क्या हो गई 10 एंड A की क्या हो गई 20। तो मतलब उसको स्वैपिंग करने का भी एक हिस्सा होता है मीडियम टर्म शेड्यूलिंग।
यह जो शेड्यूलर है वो मेमोरी से जो प्रोसेस होती है उसको हटा देता है, जो मेमोरी में प्रोसेसिंग होती है उसको रिमूव कर देता है। यह मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को भी कम करता है। जो मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब एक बार में एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक होती है उसको भी डिक्रीज़ कर देता है, कम कर देता है। मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है वो अदला बदली इंटरचेंजिंग वाली जो प्रोसेसिंग होती है उसको भी हैंडल करता है। मतलब उसके लिए ये मेनली यूज़ होता है कि जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसेस होती हैं, उसमें जो इंटरचेंजिंग होती है वो किसके थ्रू हैंडल करता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर के थ्रू। उसको वो इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। ये अगर इनपुट और आउटपुट हमें रिक्वेस्ट करता है तो ये जो रनिंग स्टेट में प्रोसेस होती है उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी प्रोसेस वर्क कर रही है और इनपुट आउटपुट कोई भी हमें रिक्वेस्ट कर रहा है तो हम उस प्रोसेस को कैंसिल भी कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा ऑप्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है? मीडियम टर्म शेड्यूलर थ्रू, कि आप किसी भी प्रोसेस को वर्किंग स्टेट से, रेडी स्टेट से हटाकर रिमूव कर सकते हैं, मतलब उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। और एक जो रिजेक्टेड प्रोसेस होती है उसको उसकी जो कंप्लीट होने की दिशा में हम कोई भी प्रगति नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये प्रोसेस वर्किंग नहीं की, हमने रिजेक्ट कर दी, उसको दोबारा से वर्किंग नहीं करवा सकते। इस स्थिति में अगर जो हमारी जो मेमोरी है उससे प्रोसेस को हटाने और जो अन्य प्रोसेस हैं उसके लिए जगह बनाने के लिए, उसके लिए स्पेस बनाने के लिए जो रिजेक्टेड प्रोसेस होती है उसका फिर से या तो हम उसे फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं कि उसका कोई डेटा भी मेमोरी में भी एलोकेशन में ना रहे। और इस प्रक्रिया को स्वैपिंग कहा जाता है। मतलब जो भी हमने ये डिसाइड किया कि हाँ इस प्रोसेस को वर्क करवाना है, फिर अब उस रेडी स्टेट से हटाकर उसको रिमूव कर देते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसकी जगह कोई नई प्रोसेस ले आता है तो वो भी इंटरचेंज हो गया, तो इसे स्वैपिंग कहा जाता है। इस जो हमारी जो प्रक्रिया होती है इसे स्वैप आउट या रोल आउट भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी जो प्रोसेस थी वो रेडी स्टेट से रिमूव हुई है, रिजेक्ट हुई है, तो उसे स्वैप आउट या रोल आउट भी कहा जाता है। प्रक्रिया जो मिक्सर होता है इसको और बेहतर बनाने के लिए स्वैपिंग की नीड रहती है हमें मीडियम टर्म शेड्यूलर में, कि हाँ हम इसमें मल्टीपल प्रोसेस वर्क करवा रहे हैं, फिर उसकी इंटरचेंज करवाते हैं कि हाँ हम ये प्रोसेस वर्क करवा रहे थे, अब हमें ये काम नहीं करवाना, तो उसके लिए भी इसमें ऑप्शन रहता है कि आप उसे स्वैपिंग के थ्रू इंटरचेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, डिसलेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोसेस की वर्किंग होती है। आज हमने डिस्कस किया शेड्यूलर के बारे में, कल हमने डिस्कस किया था शेड्यूलिंग के बारे में, शेड्यूलिंग किस तरह से होती है, प्रोसेस को वर्किंग कैसे करवाते हैं, और शेड्यूलर मतलब इस प्रोसेस को कैसे वर्किंग करवाएंगे कि कौन सी प्रोसेस पहले आए कौन सी बाद में। धन्यवाद।